दोस्तों, इंडिया में अगर हम सेविंग या इन्वेस्टिंग के बारे में लोगों के विचार पूछते हैं तो उस समय 70% लोग आपको यही कहते मिल जाएंगे कि कोई बात नहीं भाई, देख लेंगे, जब हमें फ्यूचर में पैसे की जरूरत होगी तब सोचेंगे। इस समय हम चिंता क्यों करें, इस समय तो हमें खाने पीने दो, मौज मस्ती करने दो, एंजॉय करने दो। ऐसे स्टेटमेंट आपको काफी लोगों के मिल जाएंगे। जब आप गूगल पर सर्च करोगे, स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि 70% तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टिंग के नाम पर एक इमरजेंसी फंड तक नहीं है। तो सोचो, अलग ही लेवल के बंदे हैं ये। लेकिन जब एज हो जाती है 40-42 के पास, तो उस समय इस तरह का दौर चलता है कि जिंदगी आपको तकरीबन एक आखिरी मौका देती है। तो उस आखिरी मौके में अगर आप अपने और अपनी फैमिली के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश करना स्टार्ट नहीं करते, तो आगे जाकर आपके पास पछताने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। क्योंकि बाकी लोग तो ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं आपको भला बुरा बोलने के लिए कि भाई तूने जिंदगी में किया क्या है। और 40 की एज में आपको इस तरह से महसूस होने लग जाता है कि हमने जिंदगी में किया क्या है और आगे इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हम प्लान कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर डर तो सबको लगता है कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट प्लान को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि आप सही स्ट्रेटेजी द्वारा और आपकी सैलरी के सही पोर्शन से निवेश कर पाएं और आगे जाकर जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो एक अच्छा खासा फंड आपके पास क्रिएट हो जाए, जिससे कि आप आगे जाकर अपनी फैमिली और दूसरे लोगों से नजरें मिला पाएं और ये गर्व से कह पाएं कि भाई हमने भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा खासा फंड क्रिएट किया है, जिससे कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाएं। लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि 40 साल की एज आने पर लोगों को कई तरह के कंफ्यूजन हो जाते हैं। और अब ये कंफ्यूजन क्या होते हैं, जैसे उस समय हमारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं और हमारे माँ बाप की एज भी बढ़ने लगती है, जिसके लिए हमें अपने माँ बाप की हेल्थ को भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो टारगेट्स हैं हमारे नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे कि 45-50 साल की एज में जब आप होंगे तो आपको लगेगा कि हमें बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए और उसके बाद बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए और हमें अच्छा घर भी बनाना है और हमारी रिटायरमेंट आने में भी कुछ ज्यादा साल नहीं बचे हैं। तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टारगेट्स हमारे एक के बाद एक आते जा रहे हैं और हम इन्हें किस तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग बनाकर निवेश करके चलते हैं तो आप ऐसी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। और अगर हम दूसरे कंफ्यूजन की बात करें तो इस समय लोगों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं अगर पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा तो क्या मेरा पैसा रिस्क में तो नहीं चला जाएगा। तो इसका जवाब है हाँ, रिस्क में तो आपका पैसा जा सकता है। अगर आपके टारगेट्स 5-6 साल के हैं तो वहां आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को तो देखना पड़ेगा ही। लेकिन उस समय अगर आप सोचते हैं कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालने की बजाय हमें तो बैंक एफडी में सेफली निवेश कर देना चाहिए, तो वहां पर आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो ये कई तरह के कंफ्यूजन्स दिमाग में चलते हैं और ऐसे में लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें कंजर्वेटिव करनी चाहिए। एग्रेसिव का मतलब है कि आपको इक्विटी में भी स्मॉल और मिड कैप में जहां ज्यादा रिस्क है और ज्यादा रिटर्न मिलने की पोटेंशियल है वहां पर पैसा निवेश करना चाहिए। या फिर कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको लार्ज कैप जो बड़ी कंपनीज हैं वो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए और साथ में जो डेट फंड्स हैं जो एफडी की तरह रिटर्न देते हैं उनमें निवेश करना चाहिए। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट को चुनना चाहिए ये भी एक कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट को इस तरह से डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करेंगे कि जिससे लॉन्ग टर्म में रिस्क को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सके। और अब अगर हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो लोगों का ध्यान इसी तरफ जाता है कि इक्विटी में पैसा लगा दिया और उनमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर दिया। तो बराबर मात्रा में तीनों अलग अलग मार्केट कैप्स में पैसा लगाने से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा पैसा केवल एक ही एसेट क्लास में निवेश किया गया है जो कि इक्विटी मार्केट है। तो हमें मार्केट कैप के हिसाब से तो डाइवर्सिफाई करके चलना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दौरान अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके चलना चाहते हैं जिससे रिस्क को मैनेज किया जा सके, तो यहाँ पर एक से ज्यादा एसेट क्लासेस का पोर्टफोलियो में चुनाव करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं आपकी करंट पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इस समय आपकी एज है 40 साल की और 40 साल की एज में आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और आपको काम करते हुए भी सालों का समय हो चुका है। तो इस समय हम आपकी जो मिनिमम सैलरी है
वो मान के चलते हैं 45 से 50,000 पे, और 50,000 की मंथली सैलरी में से हम मान के चलते हैं कि 30,000 पे आपके सारे खर्चों में कवर हो जाते हैं और आपके पास 20,000 पे नेट बचते हैं, जिसको आप आगे ग्रोथ एसेट्स में निवेश करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप कम से कम 20,000 पे की मंथली एसआईपी अपने भविष्य के गोल्स को पूरा करने के लिए आराम से कर सकते हैं। तो इस 20,000 को हम किस तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे उस पर नजर दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरीके से होगी कि जो 20,000 है उसमें से 5,000 तो निवेश किया जाएगा इंडियन इक्विटी में, यानी इंडियन म्यूचुअल फंड्स में, और इसके बाद जो 5,000 है वो लगाया जाएगा ग्लोबल इक्विटी में, यानी जो ग्लोबल फंड्स होते हैं जिसमें यूएस की मार्केट ऐड हो सकती है और भी कई ग्रोइंग देशों की मार्केट इसमें ऐड की जा सकती है। तो यहाँ पर 5,000 ग्लोबल इक्विटी में हो गया, और इसके बाद आती है गोल्ड एसेट क्लास, जिसमें आप गोल्ड म्यूचुअल फंड द्वारा या ईटीएफ द्वारा निवेश करके चल सकते हैं महीने का 5,000 पे। और चौथे नंबर पे आती है यहाँ सिल्वर एसेट क्लास। तो सिल्वर एसेट क्लास भी काफी महत्वपूर्ण है, जो एज ए इंडस्ट्रियल मेटल भी यूज होता है और गहनों के तौर पर भी यूज किया जाता है, और सोना और चांदी पे सालों से लोगों का विश्वास बना हुआ है। तो यहाँ पर 5,000 रुपए की एसआईपी हो गई सिल्वर एसेट क्लास में। टोटल हमने जहाँ 4 टाइप की एसेट क्लासेस को ऐड कर लिया है, जिसमें इंडियन इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर एसेट क्लासेस शामिल हैं। तो ये एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर निवेश करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो एसेट महंगी है वहां पर आपको निवेश रोकना होगा, और जो एसेट सस्ती है वहां पर निवेश कंटिन्यू करना होगा। जैसे अगर हम इस समय यूएस की मार्केट की बात करते हैं तो वो उस समय हायर वैल्यूएशन पे हैं, तो वहां पर निवेश को इस समय रोका जा सकता है। लेकिन जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो इस समय सस्ते हैं, और इंडिया की जो इक्विटी है वो भी रीजनेबल प्राइस्ड है। तो इस तरीके से यहाँ 3 एसेट क्लासेस में निवेश जारी रखा जा सकता है, और जो ग्लोबल इक्विटी है वहां पर निवेश को अभी होल्ड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एलोकेशन को कम ज्यादा करके चल सकते हैं। और अगर आपको अपने आप से समझ नहीं आ रहा तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको आसानी से समझा देगा। और अगर हम इन चारों एसेट क्लासेस के हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो इंडियन इक्विटी है, इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, तो अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर पिछले 20 सालों में 2005 से लेकर 2025 तक की बात करते हैं तो 14 से 15% के एवरेज एनुअल रिटर्न जनरेट किए हैं। और वहीं अगर हम ग्लोबल इक्विटी की बात करें, जिसमें हम एग्जांपल के लिए MON100 ETF ले रहे हैं, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, तो वहां से लेकर अब तक की अगर हम एवरेज एनुअल ग्रोथ देखते हैं तो ये निकल के आती है तकरीबन 18% की। और इसके बाद बारी आती है गोल्ड एसेट क्लास की, जिसने पिछले 20 सालों में तकरीबन 16% के एवरेज एनुअल रिटर्न जनरेट किए हैं। और ऐसे ही रिटर्न हमें सिल्वर एसेट क्लास के भी देखने को मिलते हैं तकरीबन 16% के। तो ओवरऑल इन चारों एसेट क्लासेस ने हिस्टोरिकली काफी बढ़िया रिटर्न जनरेट किए हैं, लेकिन हिस्टोरिकली रिटर्न्स की कोई ये गारंटी नहीं होती कि अगले सालों में भी उसी तरह के रिटर्न मिलेंगे, लेकिन पास्ट की परफॉर्मेंस से हमें एक आइडिया लग जाता है। और इन चारों एसेट्स के मुकाबले अगर हम बैंक एफडी की बात करते हैं, जिसको सेफ रिटर्न्स के रूप में जाना जाता है, जहां तकरीबन 6-7% के सालाना रिटर्न मिलते हैं, तो मान लीजिए 7% के ही आपको रिटर्न मिलते हैं, लेकिन उसमें से भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से रिटर्न काट लिए जाते हैं। तो अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं तो एफडी के रिटर्न में से 20% काट लेंगे, 30% के स्लैब में आते हैं तो 30% आपके रिटर्न काट लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो 7% के रिटर्न है वो भी काट कटाकर 4% के रह जाते हैं, जो कि हमारे इंडिया की 7% की सालाना इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। और अभी इसके बाद सवाल आता है, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हमें अगले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में कितने परसेंट के एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलने चाहिए। तो जैसे कि हमने हिस्टोरिकली इक्विटी की बात की है, तो वहां पर हमें 14-15% के एवरेज एनुअल रिटर्न देखने को मिले हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एसआईपी कैलकुलेटर में 15% के हिसाब से कैलकुलेट करके देखने लग जाते हैं कि हमें इतने रिटर्न तो अगले सालों में मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट करके चलने हैं मिनिमम एवरेज एनुअल रिटर्न। तो जब भी आप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज करके भविष्य की कैलकुलेशन करने के लिए सोचते हैं, तो आप अगर कम से कम 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलेंगे तो ये बेहतर रह सकता है। तो जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में बात की थी कि आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं और 20,000 की एसआईपी करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं कि अगर आप अगले 20 सालों के लिए हर महीने 20,000 मंथली एसआईपी करके चलते हैं और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% के मान के चलते हैं और जो टेन्योर है वो 20 साल का है,
तो 20 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू कुछ इस तरह से निकल के आ सकती है, जिसमें आपकी मंथली एसआईपी तो 20,000 की रही और आपकी डिपॉजिट अमाउंट हो गई 48 लाख रुपए की 20 सालों में, और जहां पर रिटर्न मिले 1,35,97,000 के, और जो टोटल वैल्यू है वो निकल के आती है 1,83,00,000 की। तो 20,000 हर महीने के हिसाब से अगर आप 20 सालों तक निवेश करते रहते हैं तो तकरीबन 2 करोड़ की राशि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने कोई भी स्टेप अप एसआईपी की बात नहीं की, हमने तो केवल सेम इन्वेस्टमेंट की बात की है कि इस साल भी आप 20,000 कर रहे हैं और अगले साल भी आप हर महीने 20,000 कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टेप अप एसआईपी की बात करते हैं, स्टेप अप एसआईपी में हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए पहले साल हमने 10,000 निवेश किया, अगले साल 10% बढ़ाकर उसमें 1,000 और ऐड कर दिया, जो कि हो गया 11,000 पे, और अगले साल हमने फिर 11,000 का 10% इंक्रीमेंट कर दिया, जो कि हो गया 12,100 रुपए। तो इस तरह से हर साल अगर हम 10% इंक्रीज करते रहते हैं अपनी एसआईपी अमाउंट में, तो किस प्रकार के रिटर्न निकल के आते हैं ये भी देख लेते हैं। 20,000 की मंथली एसआईपी, 10% हर साल एसआईपी में इंक्रीमेंट करना है, 12% की एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और यहाँ पर 20 सालों का हमने टेन्योर मान के चला है। तो यहाँ पर जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट है वो निकल के आती है 1,37,00,000 की, रिटर्न बनते हैं 2,35,00,000 के, और जो टोटल अमाउंट है वो 3,72,62,000 के करीब बन जाती है। तो अगर हम दोनों एसआईपी मोड्स को कंपेयर करते हैं तो नॉर्मल एसआईपी में तकरीबन 2 करोड़ के करीब राशि बनी, और यहाँ पर स्टेप अप एसआईपी में 4 करोड़ के करीब राशि बन गई। तो स्टेप अप एसआईपी से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल होती दिखाई दे रही है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हमें एसआईपी करनी चाहिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल तरीका तो यही है कि आप मंथली एसआईपी का यूज करके लगातार निवेश करते रहें। इससे मार्केट के हर अप्स एंड डाउन्स में आपका पोर्टफोलियो एवरेज होता रहेगा। आप महंगा भी खरीदेंगे, सस्ता भी खरीदेंगे तो एवरेज आपकी सही रहेगी। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए आप एसआईपी तो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के बीच मान लीजिए आपके पास कोई पैसा आ जाता है लमसम के रूप में, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, चाहे एफडी आपने कोई तोड़वाई है, तो वो पैसा अगर आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है तो आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट के वैल्यूएशन कब सस्ते हैं और कब महंगे हैं। तो अगर आपको ऐसी डीप नॉलेज है तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी डीप नॉलेज नहीं है तो आप अपनी एसआईपी अमाउंट में ही हर महीने लमसम अमाउंट को ऐड करके निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जब प्लान किया जाता है तो ज्यादातर लोगों से कई सारी गलतियां हो जाती हैं, और उन्हीं में से आज हम 4 गलतियों की बात करेंगे जिनसे आपको बचना है। तो यहाँ सबसे पहली गलती ये है कि वो इक्विटी क्लास में जब निवेश करते हैं तो केवल एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। तो अगर वही म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं करता या बुरा परफॉर्म करता है तो आपका इससे लॉस हो सकता है और इससे ग्रोथ रुक सकती है। तो अगर आपको इक्विटी क्लास में निवेश करना है तो वहां पर स्मॉल कैप में भी आपको 2-3 फंड्स चुन के चलना होगा, मिड कैप में भी 2-3 फंड, और इस तरह से अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो इससे रिस्क को लॉन्ग टर्म में मैनेज किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर 1-2 फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो दूसरे उनकी कमी को पूरा कर देते हैं। और दूसरी गलती यह है कि लोगों की बातें सुनकर मार्केट में जब गिरावट आ जाती है तो लोग एसआईपी करना बंद कर देते हैं। तो आपको मार्केट क्रैश के दौरान, मार्केट करेक्शन के दौरान कभी भी एसआईपी को रोकना नहीं है, लगातार कंटिन्यू रखना है। और तीसरी गलती ये देखने को मिलती है कि जब भी आप सही तरीके से निवेश कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई आपका मित्र, कोई आपका कुलीग, कोई रिश्तेदार ये बोल देता है कि कहां पर आपने निवेश कर लिया, यहाँ पर तो आपको टाइम पर पैसा नहीं मिल पाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो ऐसी बातें सुनकर लोग एसआईपी रोक देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे लोगों की बातें सुनकर एसआईपी को रोकना नहीं है। और चौथी गलती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग एक ही एसेट क्लास में निवेश कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि मल्टीपल एसेट क्लासेस में अगर हम निवेश करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो लॉन्ग टर्म में रिस्क को तो मैनेज करती ही है, लेकिन साथ में हमारी ग्रोथ पोटेंशियल को भी काफी बढ़ा देती है। और अब हम बात कर लेते हैं रिटायरमेंट की। तो दोस्तों, जब आप 40 साल की एज में निवेश करना शुरू करते हैं, ये केवल आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी और आपके घर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को दर्शाता है। क्योंकि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि रिटायरमेंट आने के बाद आप किस तरह का जीवन जिएंगे। अगर आपने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की, 60 साल की एज के बाद आपको आमदनी आनी बंद हो गई, तो उस समय आपका जीवन किस तरह का होगा।
और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं, रिटायरमेंट को आज से ही प्लान करके चलते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन कितना खुशहाल और सुकून भरा होगा, जी आप आज इमेजिन करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट को प्लान करके चलते हैं, तो 60 साल की एज के बाद आपके पास जो अच्छा खासा फंड इकट्ठा होगा, उससे आप यूज कर सकते हैं SWP का, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो आप हर महीने अपने फंड में से मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसका आप अपने मंथली खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से रिटायरमेंट को प्लान करके चलते हैं, तो आपको अपने बच्चों पर बोझ बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनसे पैसा नहीं मांगना पड़ेगा अपने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए, बल्कि आप एक एसेट के रूप में जाने जाएंगे जो कि पैसा जनरेट करती है। और आपके बच्चे अच्छी स्किल डेवलप कर पाएंगे, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे, अगर घर से दूर जाकर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको भी ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि उनको पीछे की चिंता नहीं होगी कि हमारे माँ बाप किस तरह से गुजारा करेंगे, हमें अपने माँ बाप को खर्चा देना है, इस बात की उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं होगी, बल्कि आप अपने बच्चों को पीछे से सपोर्ट कर पाएंगे। तो इससे एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके बच्चों को भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में समझ लिया है कि किस तरह से 40 साल की एज में इन्वेस्टमेंट को शुरू किया जा सकता है, अपने रिस्क को मैनेज करके इन्वेस्ट किया जा सकता है और एक अच्छा खासा फंड जनरेट करने की पोटेंशियल बनाई जा सकती है। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।